इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग गठित होता है यानी कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आप सभी को याद रखना है 5 सालों में एक बार जो है फाइनेंस कमीशन जो है इसका गठन होता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। और इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कमेंट करके फटाफट बताओ 15वां वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स यानी कि भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले तो दृश्य व्यापार यानी कि विजिबल ट्रेड आता है। उसके बाद दोस्तों इनविजिबल ट्रेड यानी कि अदृश्य व्यापार भी आता है। और साथ में ऋण जो भी हैं वो भी आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है हर एग्ज़ाम में। तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है गठित हुआ था किस ईयर? तो 1945। ठीक है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक के इस टाइम जो चेयरमैन हैं उनका नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद दोस्तों लेसेज फेयर जो है यानी कि मुक्त व्यापार, ये किसका लक्षण है, यह फीचर है किसका? तो ये दोस्तों पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का एक फीचर है। तो कभी भी अगर टर्म पूछी जाए लेसेस फेयर किससे रिलेटेड है, तो हमेशा कैपिटलिज्म या फिर पूंजीवाद आंसर करना। उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। और इसका नाम है दोस्तों वीनस या फिर हिंदी में शुक्र ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों दो देशों को अलग करने वाली कोई भी जो रेखा होती है, ठीक है, वो पूछी जाती है, चाहे किसी भी देश की हो, चाहे भारत के साथ अन्य देश की हो या फिर बाकी अन्य देशों की। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल, कौन से देश 48 पैरेलल द्वारा पृथक होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, दो देश हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक कनाडा। जो रॉकी माउंटेन रेंज है वो भी इसी के अंडर आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सुनामी शब्द जो है किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो ये एक जापानीज बर्ड है सुनामी। तो सुनामी जो है ये दोस्तों कैसे उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। बी इज राइट आंसर। अगर समुद्र में भूकंप आएगा तो इसकी लहरें जो हैं ये स्थल की ओर जाती हैं काफ़ी तीव्र गति से, यही सुनामी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टान कौन सी है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और प्राथमिक चट्टानें वो हैं, जैसे अगर ज्वालामुखी निकल रहा है तो जो चट्टानें ठंडी हो जाएंगी एक ही जगह पे, वो प्राथमिक चट्टानें यानी कि इग्नेस रॉक्स होंगी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर हवा से पानी से इधर उधर जहाँ जाएंगी वो अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। और अवसादी चट्टानों से अगर आग्नेय चट्टानें दोबारा फिर से बनने की कोशिश कर रही हैं या फिर इकट्ठी होके नई चट्टानों का निर्माण कर रही हैं तो वो मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानें हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मोरेन जो हैं ये कैसे निर्मित होते हैं, कैसे क्षेत्रों में? तो ये बेसिकली निर्मित होते हैं ग्लेशियल रीजन्स में यानी कि हिमानी क्षेत्रों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कैन्यन ये कहाँ पे है, किस नदी में है ग्रैंड कैन्यन? तो ये दोस्तों कोलोराडो नदी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, प्रशांत महासागर, मरियाना ट्रेंच यहीं पे है सबसे गहरी खाई या गर्त। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ्स, आप सभी को बता भी चुका हूँ कई बार, हिंदी में इसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, किसका समुद्री प्रतिरूप है? तो ये जो है मरीन काउंटर पार्ट्स की बात करें
तो ये क्या है, झाड़ भूमि या फिर स्क्रबलैंड। तो इसका डी ऑप्शन है। न्याग्रा फॉल्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड में। न्याग्रा जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, कमेंट करके ज़रा बताओ, एंजल वाटरफॉल या फिर एंजल जलप्रपात किस देश में है, कमेंट करके बताओ ज़रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन परत क्षरण जो है किसकी प्रधान लाक्षणिकता है, ये मेजर फेनोमेनन है किसका। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और जो वायुयान होते हैं यानी कि एरोप्लेन्स होते हैं, ये भी दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद सूर्य तापन यानी कि आइसोलेशन जो है ये डिपेंड करता है किसकी, इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर। यह निर्भर करता है नेचर ऑफ टेरेन या फिर भूभाग की प्रकृति पर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक टर्म दी गई है एल निनो। एल निनो इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो इंडिया में आप सभी देखते हैं कि बरसात होती है, उसका कारण होता है कि कुछ एक हवाएं जो हैं वो बदलती हैं, और जैसे ही हवाएं बदलती हैं भारत में बारिश होती है मानसून वाली। तो कई बार क्या होता है कि इक्वेटोरियल रीजन से यानी कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ से गर्म जल धारा आती है भारत की तरफ, और जो भी जल बाष्प यहाँ पे है नज़दीक भारत के, वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं इस गर्म हवा के चलते। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, काफ़ी लेट होती है। तो ये दोस्तों एल नीनो इफेक्ट है। तो ये एसोसिएटेड है इक्वेटोरियल काउंटर करंट से। और कई बार क्या होता है कि साउथ अमेरिका जो है यहाँ से इस तरफ से ठंडी जल धारा आती है ला नीना, तो उसको ला नीना इफेक्ट बोलते हैं। उस साल भारत में जो बरसात है वो जल्दी ही हो जाती है। तो इस तरीके से याद रखना, ऐसे कंसेप्ट पूछे ही जाते हैं, एल नीनो इफेक्ट और ला नीना इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम्स, ये दोस्तों किस दिशा में बहती हैं। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं तो ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो इनको भी याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें जलवायु के हिसाब से, तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हमेशा इक्वेटोरियल रीजन्स जो होते हैं, विषुवतीय स्थान होते हैं, वहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है दोस्तों काफ़ी वेट होता है, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और हर तरह के जीव जंतु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीकन कंटिनेंट जो है वहाँ पे हमें तीनों रेखाएं देखने को मिलती हैं, जो इक्वेटर है वो भी, उसके बाद कैंसर और कैप्रिकॉर्न ये दोनों। तो ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद कंगारू, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रमुख एक प्राणी है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि नेशनल इनका एनिमल ही कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश, तो ये है चीन। चाय में भी ये नंबर 1 है। उसके बाद इस्पात यानी कि स्टील में भी नंबर 1 है। काफ़ी चीज़ों में यानी कि चावल इत्यादि में भी यही आगे है, सोना के उत्पादन में भी यही आगे है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। मछली के उत्पादन में भी सबसे आगे है। ग्वादर पोर्ट, दोस्तों ग्वादर पत्तन जो है, बंदरगाह जो है, इसको चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो ये है पाकिस्तान में, लेकिन डेवलप इसको कौन करता है, चाइना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ सीज यानी कि समुद्रों की रानी एक उपाधि मिली है एक देश को, इस देश का नाम है ब्रिटेन, यानी कि डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद साइलेंट वैली, यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली जो
टिड्डे होते हैं जो रात को काफ़ी आवाज़ करते हैं, वो नहीं हमें देखने को मिलते। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल रहता है, शांत घाटी है ये साइलेंट वैली। तो ये कहाँ पे है? ये केरला में है। आई थिंक पेरियार नदी जो है उसी के किनारे है ये घाटी, आप देख लेना। उसके बाद पानी, पहले तो ये जान लो कि ये पानी जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा गया है, ठीक है, यानी कि बर्फ़ ही समझ लो। फिर इसको गर्म किया जा रहा है, कहाँ तक गर्म करना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो घनत्व कम हो गया। तो 0 डिग्री से अगर मैं बात करूं 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है पानी का, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम होगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि घनत्व कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसका आयतन, तो दोस्तों पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस तरीके से याद रख लेना, डी इज राइट आंसर। ध्वनि तरंगे जो हैं ये गमन नहीं करती, तो दो कंसेप्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक साउंड वेव्स होती हैं और एक होती है लाइट। लाइट जो है दोस्तों ये सबसे फास्ट कहाँ ट्रैवल करती है? ये वैक्यूम में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। और साउंड ना के बराबर ट्रैवल करती है किसमें? निर्वात में, क्योंकि साउंड को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और लाइट को खुला आसमान चाहिए होता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अगर बीच में कोई चीज़ आती है, बाधा बनती है, तो लाइट आगे नहीं जा पाती है। तो बस यही कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं। तो एग्जामिनर इसी में बार बार पजल करता है, साउंड वेव्स नहीं ट्रैवल कर सकती किसमें? वैक्यूम में, और लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से आकाश दिखेगा, तो आकाश कैसा दिखेगा? जैसा कि आकाश है रियल में। आकाश की बात करें तो कैसा है दोस्तों? ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक ही नज़र आएगा। बाकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होती है, पृथ्वी में पानी काफ़ी है, तो पृथ्वी से आकाश जो है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। तो अगर पूछा जाए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताओगे उसका कारण, प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गुड रेजिस्टेंस कोइल्स, अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियां जो हैं ये किससे बनी होती हैं? तो ओबियसली उसी से बनी होंगी जो विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है, यानी कि कुचालक है। तो कॉपर अच्छा सुचालक है, गोल्ड अच्छा है, सिल्वर सबसे अच्छा है। तो इसको भी याद रख लेना, क्वेश्चन ये भी बनता है सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो चांदी यानी कि सिल्वर। तो अगर मैं बात करूं मैंगनीन की, तो ये दोस्तों अच्छा सुचालक नहीं है। तो रेजिस्टेंस तभी यहाँ से बनेगा अगर कोई कुचालक होगी, वो धातु या फिर अधातु। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पजल करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब, इसको अच्छे से देख लेना। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है दोस्तों ये काम करता है हमेशा न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर, यानी कि नाभिकीय संलयन। और जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर काम करता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन। और सूर्य भी नाभिकीय संलयन के ऊपर ही काम करता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इसी से संबंधित है, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन जो है इसको किसने इन्वेंट किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो नाम याद रखना, मार्लिन कूपर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच वैल्यूज़ जो हैं ये पूछी जाती हैं, जैसे जो मनुष्य का रक्त है, ह्यूमन ब्लड है, उसका पूछा जाता है। फिर उसके बाद शराब का पूछा जाता है, मानव मूत्र जो है उसका पूछा जाता है।
तो ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, बस इतना कंसेप्ट याद रख लेना कि पीएच वैल्यू जो होती है अगर 0 से लेके 7 हो तो वो एसिड यानी कि अम्ल होता है, और 7 से 14 हो तो वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइन जो है एक आप उसे एसिड ही बोलते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 2.8, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों गोबर गैस, ये क्वेश्चन फेवरेट है हमीरपुर बोर्ड का। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? मीथेन आपको याद रखना है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी पेट्रोल का पूछा जाता है, एलपीजी का पूछा जाता है, तो ये सभी आपको कमेंट करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि घटक कौन कौन से होते हैं इनके। उसके बाद लोहा, लोहे में दोस्तों जंग जो लगता है ये दो चीज़ों की उपस्थिति के कारण लगता है। कौन कौन से हैं ये दोनों? तो पहला है मॉइस्चर यानी कि नमी होनी चाहिए हवा में, और दूसरी बात ऑक्सीजन होनी चाहिए हवा में। अगर मॉइस्चर है और ऑक्सीजन नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। अगर ऑक्सीजन है मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे पानी होता है दोस्तों, ठीक है, जल वाष्प वगैरह, तो इस तरीके से देखना, डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद साबुन सोडियम लवण है, तो कौन सा है दोस्तों? ये स्टीयरिक अम्ल का एक लवण है, सोडियम लवण है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जुड़े रहो चैनल के साथ, फ्री में वीडियोस आपको मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। बाकी कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो, आप काम भी कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।